हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। और आपको बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। आज हमारा लेक्चर मॉर्निंग में नहीं आ पाया, इवनिंग में आ रहा है। ठीक है, उसका भी रीज़न है। ठीक है, चलिए। हमारी सीरीज चल रही थी सोशलॉजी की, और आज हमारा लेक्चर कौन सा? 32, 32वां लेक्चर है। मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? समाजशास्त्र का भारतीकरण और शिक्षा का निजीकरण, यानी कि आपको प्राइवेटाइजेशन किसका करना है? एजुकेशन का। ठीक। और पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का भारतीयकरण। ठीक है, इससे पूर्व के लेक्चर में, कहाँ तक के पूर्व के लेक्चर में हमने विश्व वैश्वीकरण की चुनौतियां कंप्लीट कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का भारतीयकरण और शिक्षा का निजीकरण। इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके पश्चात तो नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हमारा सामाजिक संरचना और विकास। ठीक है, चलिए। आज के हम इसको, पहला जो हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का भारतीयकरण, तो इसको हम लोग ने एक टॉपिक के फॉर्म में कवर किए। ठीक है, मैं आपको पूरा उद्विकास बताऊंगा किस प्रकार समाजशास्त्र का भारतीय क्षेत्र में विकास हुआ और किस प्रकार उसका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। ठीक है, तो इसको, ये टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो बात का जो टॉपिक है शिक्षा का निजीकरण, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले समाजशास्त्र का भारतीकरण। ठीक है, क्या करना हमको? समाजशास्त्र का भारतीकरण। तो सबसे पहले देखिए, समाजशास्त्र का भारतीकरण एक व्यापक और गहरा विषय है। क्यों व्यापक है? क्योंकि भारतीय समाज ग्रामीण समाज, शहरी समाज में विभक्त है। साथ ही यहाँ पे सभी वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, तो इसलिए क्या कहा गया? इसे व्यापक कहा गया, क्योंकि भारतीय क्षेत्र, भारत का क्षेत्र विशाल है। ठीक है, जब विशाल क्षेत्र है तो यहाँ पे समाज में रहने वाले लोगों की संख्या भी अल- अधिक है। और अधिक है तो फिर उनके एक एक विषय को स्पष्ट रूप से अध्ययन करना क्या कहलाएगा? व्यापक कहलाएगा। जो भारतीय समाज की विशेषताओं में संरचना, विकास को समझने का प्रयास करता है। किसमें? इंडियन सोसाइटी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसको समझने का प्रयास करता है। यह शाखा मानव समाज के सामाजिक संरचना, संगठन, सामाजिक संगठन, ठीक है, सबसे पहले समाज की संरचना का अध्ययन करेंगे, फिर उसका संगठन क्या है, ठीक है, फिर सामाजिक संगठन क्या है, और संचालन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्र का भारतीयकरण में विद्वानों ने भारतीय समाज की विशेषताओं को गहराई से अध्ययन किया। ठीक है, और उन्होंने भारतीय संस्कृति, धार्मिकता, परंपराओं, व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों का मूल्यांकन किया। ठीक है, तथा समाज की विभिन्न, जो भी समाज के विभिन्न विवाद हैं, ठीक है, विवाद का मतलब होता है समस्या, उन समस्याओं का विस्तृत से क्या किया? विश्लेषण किया। और समस्याओं के समाधान के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किए। ठीक है, अब वो प्रयास किस प्रकार के हैं, वो सब भी हम किस में अध्ययन करते हैं? समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक। तो हम किस किस का अध्ययन करेंगे? समाजशास्त्र का भारतीय एक व्यापक और गहरा विषय है, जिसमें भारतीय समाज की विशेषताओं, संरचना और विकास को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि किस प्रकार समाज, भारतीय समाजशास्त्र का विकास हुआ। ठीक है, उसके अध्ययन का विकास कैसे हुआ? देखो, अनौपचारिक रूप से भारत में समाजशास्त्री अध्ययन अन्य रूपों में हजारों हजारों वर्षों से प्रारंभ हो चुका है, हजारों वर्षों से। ठीक है, भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि में सामाजिक मूल्य, आदर्श तथा सामाजिक संस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको समाजशास्त्र मिलेगा। शुक्राचार्य का नीति शास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं, संस्था, परंपरा आदि का विवरण प्रस्तुत कर। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में देखो समाजशास्त्र पहले से ही विद्यमान है, लेकिन उसको समाजशास्त्र एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में उसका अध्ययन नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें समाजशास्त्र देखने को मिलता है? तो पहले आपको वेद मिलेंगे। ठीक है, वेद के पश्चात उपनिषद, उपनिषद के पश्चात स्मृति, स्मृति के पश्चात रामायण, रामायण के बाद महाभारत। इतने आपको क्या देखने को मिलेंगे? प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आपको
समाजशास्त्र विषय मिलेगा। शुक्राचार्य जी ने नीति शास्त्र किताब लिखी थी, उसमें आपको सामाजिक व्यवस्था संस्थाओं की जानकारी मिलती है। लेकिन ठीक है, प्रोफेसर गजेंद्र नाथ सील, ये गजेंद्र की जगह ब्रजेंद्र कर लीजिएगा, ब्रजेंद्र नाथ सील। ठीक है, इन्होंने क्या औपचारिक रूप से ब्रजेंद्र नाथ सील, विनय कुमार सरकार, भगवान दास, केवल मोटवानी आदि भारतीय विद्वानों द्वारा प्राचीन ग्रंथों का समाज शास्त्री परिक्षिप्त में अध्ययन किया। तो ये जो प्रोफेसर थे कौन, ब्रजेंद्र नाथ सील, विनय कुमार सरकार, भगवान दास, केवल मोटवानी आदि इन विद्वानों ने या फिर इन प्रोफेसर ने भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें उन्होंने किसको देखा, समाजशास्त्र का अध्ययन किया। तो उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार भारतीय समाज में पहले से ही समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में था। तो किसने बताया, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ सील ने, विनायक कुमार सरकार ने और भगवान दयाल केवल ने। ठीक है, सॉरी। और इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से भी इन्होंने समाजशास्त्र को एक भारतीयकरण का स्वरूप देने के लिए सतत प्रयास किए। तो सबसे पहले ब्रजेंद्र नाथ, इसको क्या कर लीजिएगा, ब्रजेंद्र नाथ सील की किताब क्या है, पॉजिटिव साइंस ऑफ हिंदू। इसमें जानकारी मिलेगी आपको किसकी, समाजशास्त्र की। ठीक है, सॉरी। विनय कुमार ने किताब लिखी लिखी द पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी। ठीक है, ये किताब का नाम आपसे पूछ सकता है कि समाजशास्त्र के भारतीयकरण में किन किन किताबों का उल्लेख आपको मिलता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइंस ऑफ हिंदू, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है, तीसरी किताब है भगवान दास ने लिखी द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। प्रोफेसर केवल मोटवानी जी ने लिखी इंडियाज से लिट क्या है, इंडिया इंडियाज एसेंट लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी सर्वे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सर्वे कर लीजिएगा इसको, इंडियाज एसेंट लिटरेचर इंट्रोडक्टरी सर्वे। इस किताब में आपको जानकारी मिलेगी इसकी, समाजशास्त्र की। ठीक है, और इन किताबों में ही भारत की जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक विचारधारा थी, उनका वर्णन मिलता है यहाँ पे। किसमें, प्राचीन ग्रंथ में जो भी आपको समाजशास्त्र के विषय में जो जानकारी मिलेगी इन किताबों के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि इन किताबों में उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज के जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु थे उनका उल्लेख मिलता है आपको। किसमें, पॉजिटिव साइंस ऑफ हिंदू, पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशोलॉजी, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज एसेंट लिटरेचर एंड इंट्रोडक्टरी सर्वे। इस किताब में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब लेकिन देखो, अब इन प्रोफेसर ने जो मैं आपको नाम बताया, कौन कौन से प्रोफेसर, एक बार नाम देख लो, ब्रजेंद्र नाथ सील, विनय कुमार सरकार, भगवान दास, केवल मोटवानी। इन सब प्रोफेसर ने लगातार किसी न किसी विश्वविद्यालय से संलग्न रहते हुए वहां पे समाजशास्त्र का इन्होंने विकास किया। तो आपको 2-3 विश्वविद्यालय के नाम लिखने। सबसे पहले, ठीक है, 1917 में ब्रजेंद्र नाथ सील द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कहाँ पे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के साथ इकोनॉमी जो चल रही थी, ये इकोनॉमी जो डिपार्टमेंट था उसके साथ इन्होंने समाजशास्त्र विभाग की भी स्थापना कर दी। इसके साथ समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है, और इन्होंने क्या प्रारंभ किया, समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी, कंपेरेटिवली स्टडी ऑफ क्रिश्चियन एंड वैष्णव ट्रेडिशन तथा ओरिजिन ऑफ रेसेस नामक पुस्तक की रचना करी इन्होंने। किसने, ब्रजेंद्र नाथ सील ने। तो सबसे पहले कलकत्ता में इन्होंने अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र के पृथक विभाग का स्थापना किया, और इस विभाग के माध्यम से समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने लगातार शोध और अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। और इन्होंने 2 किताब लिखी, कंपेरेटिवली स्टडी ऑफ क्रिश्चियन एंड वैष्णव ट्रेडिशन और साथ में ओरिजिन ऑफ रेसेस। ठीक, ठीक, ये इन्होंने लिखा। अब इसके पश्चात मैसूर विश्वविद्यालय में, कहाँ पर, मैसूर विश्वविद्यालय में 1924 में, कब, 1924 में इसने, ठीक है,
मैसूर विश्वविद्यालय में 1924 में बीए के पाठ्यक्रम में, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो था उसके पाठ्यक्रम में दो सब्जेक्ट जोड़े गए, किसके, समाजशास्त्र के। कौन से दो सब्जेक्ट जोड़े गए, समाजशास्त्र को विषय को तीन सब्जेक्ट में बांट करके ऐड किया गया। ठीक, इसमें मैसूर विश्वविद्यालय में। इसके पश्चात यहीं पर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, श्री विनय कुमार सरकार, डीएन मजुमदार और प्रोफेसर निर्मल कुमार सेन आदि ने यहीं पर क्या किया, अध्ययन किया, अध्ययन और शोध कार्य किए। कहाँ पर, मैसूर विश्वविद्यालय में। इसके पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा, बम्बई विश्वविद्यालय, कहाँ पर, 1924 में। ठीक है, ये मैसूर वाला 1920 है। बम्बई विश्वविद्यालय 1924 में पैट्रिक गिट्स द्वारा, ठीक है, पैट्रिक गिट्स द्वारा समाजशास्त्र तथा नागरिकता शास्त्र को मिलाकर एक नए विभाग को खोला। पैट्रिक पैट्रिक गिट्स ने, कौन सा, समाजशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र को मिलाकर के एक नया विभाग खोला। ठीक है, और इन्होंने भारतीय समाज शास्त्र का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, पैट्रिक गिट्स ने। ठीक है, और इसके पश्चात बाद में जीएस धुरिये, इनका भी हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या अपने सिद्धांत दिए, कंसेप्ट दिए। के एम कपाड़िया आदि इन आदि विद्वानों ने इस समाजशास्त्र और नागरिक विभाग से जुड़ करके भारतीय समाजशास्त्र के विषय में इन्होंने विस्तार पूर्वक क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रोफेसर सदाशिव ध्रुवे का योगदान। ठीक है, किसका, प्रोफेसर सदाशिव ध्रुवे। तो इन्होंने क्या बोला, लिख लेते हम लोग, प्रोफेसर सदाशिव ध्रुवे। प्रोफेसर सदाशिव ध्रुवे बहुत ही आईएमपी है ये, भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर, बम्बई विश्वविद्यालय में, कहाँ पे, बम्बई विश्वविद्यालय में ये समाजशास्त्र विभाग के क्या चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, मतलब सोशलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष चुने। तथा इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटीज। ठीक है, इसका, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजी बुलेटिन का प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया इन्होंने, सोशियोलॉजी बुलेटिन का। आप लिखते चलिएगा, सोशियोलॉजी बुलेटिन का प्रकाशन किया। किसने, जीएस धुरिये ने। ठीक है, गोविंद सदाशिव धुरिये ने। इसके पश्चात इन्होंने किताब लिखी, क्लास एंड द क्लास इन इंडिया। कौन सी, क्लास एंड द क्लास इन इंडिया, इन्होंने किताब लिखी। ठीक है, जिसमें उन्होंने भारतीय जाति और वर्ग व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो भारत की जो जाति व्यवस्था थी और जो वर्ग विद्यमान था उसके संदर्भ में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसने, गोविंद सदाशिव धुरिये जी ने। ठीक है, इसके पश्चात इन्होंने पाश्चात्य देशों के समाज यानी कि सोसाइटी और भारतीय समाज के सोसाइटी का क्या किया, इन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। और इन्होंने किताब लिखी, कौन सी, फैमिली एंड इन स्टडी इंडो यूरोपियन कल्चर। फैमिली एंड किन, ठीक है, फैमिली एंड किन यानी किनशिप, नातेदारी। कहाँ पर देखेंगे आप इसको, इन इंडो एंड यूरोपियन कल्चर। ठीक है, इसमें इन्होंने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, किसका, भारतीय समाज और यूरोपियन समाज है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है भारतीय समाज शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए किसने, प्रोफेसर सदाशिव धुरिये जी ने। ठीक है, गोविंद सदाशिव धुरिये जी ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात कहाँ पे, लखनऊ विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में राधा डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी ने अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और स्थापना के पश्चात इन्होंने भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा है उसका उन्होंने प्रवेश करते हुए द्वंद्ववाद के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को क्या किया, इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार भारतीय समाज में जो ब्रिटिश जो शासन था उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, तथा आंतरिक तथा बाह्य परंपरा के रूप में भारतीय समाज का इस्लामिक एवं पश्चिमी परंपराओं के साथ द्वंद्व किस प्रकार हुआ है। ठीक है, मध्यकाल में इस्लाम के साथ और
मध्यकाल जैसे ही समाप्त हुआ तो ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश के साथ हमारा भारतीय समाज में किस प्रकार द्वंद्व उत्पन्न हुआ, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से उच्च तथा स्थानीय परंपराओं के बीच क्रियाशील द्वंद्व भी इन्होंने उदाहरण सहित प्रस्तुत किए। किसने? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी, ठीक है। इस प्रकार 1954 में, स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में भारत के कई विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र का पृथक रूप से अध्ययन प्रारंभ किया गया और समाज शास्त्र को एक लोकप्रिय सब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है। दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, उस्मानिया, बड़ोदरा, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास, कुरुक्षेत्र आदि विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। और साथ में यह धीरे धीरे आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, कुमायूं, गढ़वाल इत्यादि विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का एक पृथक डिपार्टमेंट बनाया गया, मतलब अलग सेपरेट क्या कर दिया, सोशलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित कर दिया, ठीक है। अब समाजशास्त्र को एक अध्ययन के रूप में, ठीक है, सोशलॉजी के अध्ययन के लिए आपको 3-4 इंस्टीट्यूट के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है? जेके इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलॉजी, जेके इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलॉजी, ये आपको मिलेगा, जो समाज शास्त्र के विषय में क्या करता है, लखनऊ में है ये। इसके विषय में क्या शोध कार्य करता है, क्या? जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलॉजी एंड सोशल वर्क, कहाँ पर ये? लखनऊ में है, एंड सोशल वर्क, ठीक है। ये किसके लिए कार्य करता है? समाज शास्त्र में शोध एवं अनुसंधान के साथ काम करता है। फिर क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये भी किसके लिए काम करता है? समाज शास्त्र में काम करता है। ये कहाँ पर है? बम्बई में है, ठीक है। इसके पश्चात लिख लीजिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये कहाँ मिलेगा आपको? आगरा में मिलेगा। ये भी किसके लिए काम करता है? समाज शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य हेतु क्या करते हैं? लगातार सहायता करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। चलिए, इस प्रकार आपको लिखना है क्या? इस प्रकार भारतीय समाज शास्त्र क्या हुआ? विकास हुआ एक सब्जेक्ट के रूप में, और धीरे धीरे यह 2000, ठीक है, धीरे धीरे ये कॉलेज में एक पृथक सब्जेक्ट बना, और कॉलेज में पृथक सब्जेक्ट के बाद आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते थे, किसमें? सोशलॉजी में। और साथ ही इसे संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा गया, ताकि इस सब्जेक्ट का क्या हो सके? क्या हो सके? अधिक प्रचार और प्रसार हो सके। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा समाज शास्त्र का भारतीय क्षेत्र में विकास हुआ, ठीक। क्लियर? ठीक है। आपको यहाँ इन किताबों का नाम आपको याद रखना है। ब्रजेंद्र नाथ शील की पुस्तक पॉजिटिव साइंस ऑफ हिंदू, विनय कुमार की किताब का नाम है द पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशलॉजी, द साइंस एंड द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भगवान दास ने लिखी है। और एक मैंने बताया था कि आपको आईएमपी चीज क्या याद रखना है, जो 3 हमने संस्थान पढ़े, जेके इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ में है, ठीक है। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस बम्बई में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहाँ पर मिलेगा आपको? आगरा में। इन विश्वविद्यालय का नाम आपको लिखना है। क्लियर? तो ये हुआ क्या? भारतीय, यानी कि समाज शास्त्र का भारतीयकरण किस प्रकार हुआ, तो आपको ये पूरा क्रोनोलॉजी वे में बताना है, ठीक। क्लियर? चलिए, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। वैसे तो ये टॉपिक था, इसको क्वेश्चन फॉर्म में तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी विस्तार पूर्वक हमको चर्चा करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निजीकरण किसे कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी एजुकेशन का क्या करने वाले हैं? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो निजीकरण है क्या? सिंपल सी डेफिनेशन है निजीकरण का, ठीक है। साधारणतः बोलचाल की भाषा में निजीकरण का अर्थ क्या होता है? उद्यमों का स्वामित्व सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी कंपनी में बदल जाना, ठीक है। अब आपने मान लीजिए आपके पास बीएसएनएल पहले गवर्नमेंट था, अब इसको आपने निजी हाथ में दे दिए, ठीक है। और इसका प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी कर रही है, प्राइवेट संस्था कर रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? निजीकरण कहा जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो निजीकरण की ये परिभाषा हुई, और कब से मानी जाती है निजीकरण? जब आप एलपीजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहीं से आपको क्या आता है? एक कंसेप्ट मिलता है, कौन सा? पी, पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। क्लियर? एलपीजी में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सुने होगा ना आपने। उदारीकरण, निजीकरण और कौन सा करण? वैश्वीकरण। 3 कंसेप्ट मिलते हैं 1991 में भारत में, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब इसकी निजीकरण की विशेषता है क्या? तो स्वामित्व का हस्तांतरण होता है इसमें। किसमें? आपने सुना होगा बंसल ग्रुप का। बंसल ग्रुप ने कौन सा? कमलापति रेलवे स्टेशन को निजीकरण के रूप में डेवलप किया ना।
स्वामित्व का हस्तांतरण सरकार से कहाँ चले गए, बंसल ग्रुप के पास। दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे, स्वामित्व के बिना नियंत्रण का हस्तांतरण। ठीक है, स्वामित्व नहीं देंगे लेकिन आप कुछ परसेंट किसको दे देंगे, प्राइवेट हाथ को दे देंगे। ठीक है, फिर तीसरा लिख लीजिए यहाँ पे, आर्थिक गतिविधियों में सरकारी निवेश कम करना। क्या है, सरकारी निवेश यानी कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है उसको कम करना। फिर सार्वजनिक उम्र उपक्रम जो होते हैं, पीएसयूज जो होते हैं, ठीक है, उसके कार्यों के प्रबंधन संबंधी कार्य होते हैं उसको सुधार कर देना। ये क्या होते हैं, निजीकरण की प्रमुख विशेषताएं होती है। ठीक है, या फिर निजीकरण के अंतर्गत ये चीजें आती है। अब निजीकरण का उद्देश्य क्या होता है, सबसे कार्य क्षमता में सुधार करना, इसमें कार्य क्षमता में सुधार करना। ठीक, फिर दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे, उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, फिर इसके पश्चात तीसरा पॉइंट है क्षति से बचाव करना। चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, राष्ट्रीय घाटे को कम करना, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं ना। इसके पश्चात क्या, फंड प्राप्त करना डिस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और छठवा क्या है, सब्सिडी को कम करना। इस प्रकार क्या, सब्सिडी के प्रमुख प्राइवेटाइजेशन के इत्यादि क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की कुछ समस्याएं भी होती हैं, चुनौतियां होती हैं। निजीकरण में अक्षमता भी होती है, यानी वह अच्छे से प्रबंध नहीं कर सकता है। फिर ये लिख लीजिए, वित्त की समस्या होती है कि प्राइवेट कंपनी कोई इतने अधिक पैसे खर्च करके वह किसी भी सरकारी उपक्रम को नहीं ले सकती। इसके पश्चात क्या है, मालिक एवं श्रमिकों के बीच में अच्छे जो संबंध होते हैं उसका अभाव है। और चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, प्रतियोगी वातावरण का अभाव है। कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट रहता है उसका अभाव के कारण निजीकरण को प्रमुख चुनौतियां मिलती हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निजीकरण की अवधारणा को समझाते हुए किसका, एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन है उसका कंसेप्ट को समझाते हुए इसके लाभ तथा हानि की चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, शिक्षा के निजीकरण का अर्थ होता है वह विद्यार्थी केंद्रित व निजी संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इसमें निजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि शामिल होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा शिक्षा का निजीकरण का से आशय क्या है, कि ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थी केंद्रित होगी और निजी संस्थानों के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें निजी स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, ट्यूशन केंद्र होंगे, ट्यूशन संस्थान जो होते हैं, और प्रशिक्षण संस्थान होंगे। इन सब के माध्यम से क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, प्राइवेट लोगों के हाथ में देकर के आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि मुफ्त में दी गई चीजें को लोग अच्छे से ग्रहण नहीं करते या फिर उसकी वैल्यू नहीं करते। इस कारण इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को क्या कर दिया गया, निजीकरण करने की बात चल रही है। आपने सुना होगा ना, आपके आसपास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं। ठीक है, वही क्या है, एजुकेशन का क्या कर रहे हैं वो लोग, प्राइवेटाइजेशन। ठीक, तो ये लिखना पड़ेगा आपको कि होता क्या, क्यों आवश्यकता है। तो निजीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि पिछले वर्षों में, ठीक है, बहुत सारे वर्षों में जो शिक्षा का जो आयोजन या शिक्षा जो प्रोवाइड करवाई जाती थी, राज्य प्रत्यायोजित शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती थी। ठीक है, और इस क्षेत्र में इसे जनसेवा कहा जाता था। ठीक है, और इसे उतना अधिक महत्व नहीं मिलता था क्योंकि फ्री में दी हुई चीजों का उतना महत्व नहीं रखता इंसान, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा शुल्क के माध्यम से आपको एजुकेट किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। यही क्या है, शिक्षा का निजीकरण है। अब शिक्षा के निजीकरण के कुछ लाभ भी होंगे, तो आपको लाभ लिखना पड़ेगा। सबसे पहला लाभ क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षा की गुणात्मक, शिक्षा में गुणात्मक सुधार। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे, वित्तीय समस्याओं का समाधान समाधान होगा। जो गवर्नमेंट स्कूल जो फंड के लिए परेशान होते हैं उनकी समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। तीसरा लाभ लिख लीजिए यहाँ पे, शिक्षकों की योग्यता का समुचित प्रबंधन होगा। शिक्षकों की योग्यता का प्रबंधन होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा लिख लीजिए इसमें आप, कार्य संस्कृति का विकास होगा। इसका कार्य और संस्कृति का विकास होगा। ठीक, छठवा पॉइंट लाभ लिख लीजिए, विविधता होगी। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे कि आप किस संस्थान में पढ़ेंगे और किस सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। ठीक है, संवेदनशीलता का विकास होगा। निजी संस्थानों में छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किसके लिए, संवेदनशीलता के लिए। ठीक है, इसके पश्चात क्या, आठवां पॉइंट, R&D पे काम किया जाएगा। रिसर्च एवं अनुसंधान, यानी कि
अनुसंधान और अध्यापन के अवसर मिलेंगे। फिर क्या, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और प्रतिस्पर्धात्मक, कि आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो आपको कॉम्पिटिटिव लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, शिक्षा के निजीकरण के लाभ। अब लेकिन इसके निजीकरण से कुछ हानियां भी होंगी। तो सबसे पहली हानि क्या होगी, शिक्षा राज्य का दायित्व है। इसका दायित्व राज्य का दायित्व है। तो कहा जाता है ना कि शिक्षा को प्रोवाइड कराना, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते वो अपनी जनता को क्या कराएगी, शिक्षित कराएगी। और शिक्षित कराएगी तो उन्हें एक प्रबल मानव संसाधन विकास करेगी। लेकिन राज्य अपने दायित्व को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। तो ये एक समस्या हो जाएगी। शिक्षा का दायित्व राज्यों के हाथ में है, लेकिन राज्य अब क्या कर रहे हैं, उसको नियंत्रणकर्ता की भूमिका की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा लिख लीजिए आप इसमें, जो निजीकरण होगा तो शिक्षा अधिक महंगी हो जाएगी। तो हो जाएगी शिक्षा अधिक महंगी होना। ठीक है, आपको मालूम है प्राइवेट संस्थान और गवर्नमेंट संस्थान की फीस में कितना अंतर होता है। तो शिक्षकों के शोषण की अधिक संभावना हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट संस्थान उनसे अधिक कम पैसे में अधिक क्या करेंगे, श्रम प्राप्त करेंगे, और उनका क्या होगा, शोषण होगा। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा कैरिकुलम के माध्यम से उनका क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी क्या, हानियां। चौथी हानियां लिख लीजिए यहाँ पे आपको, अकुशल शिक्षा। मान लीजिए मेरा ही स्कूल रहा तो मैं अपने सारे घर परिवार वालों को क्या कर दूंगा, उसमें पढ़ाने के लिए लगा दूंगा। तो उसमें क्या होगी, एक जो टीचर की क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। तो लिख लीजिए अकुशल शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, वो प्रॉपर कोर्स करके नहीं आएंगे। पांचवा लिख लीजिए में, निजीकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होगा। क्योंकि आज भी हमारे, आपने पढ़ा होगा, 81 करोड़ लोगों को हम लोग 5 किलो अन्न, ठीक है, या 35 किलो अन्न प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है, तो इस कारण कहा नहीं, कहा जा सकता है कि हाँ, कि निजीकरण भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। आज भी हमारे यहाँ नीति आयोग के अनुसार 14.8% लोग क्या है, वंचित या गरीब लोग हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, गुणवत्ता की कमी हो जाएगी। ठीक है, जो क्वालिटी एजुकेशन होता है वो नहीं मिल पाएगा। और फिर 2030 तक के जो हम लोग कर रहे हैं ना, सतत विकास लक्ष्य की जो प्राप्ति कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। सातवां पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, कम उपयोगिता। ठीक है, कि निजी संस्थानों की शिक्षा प्रणाली आमतौर पर किसके अनुसार होती है, बाजार की मांग के अनुसार होती है। और जब बाजार की मांग के अनुसार नहीं होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी उपयोगिता की कमी हो जाएगी। और जो हमने जो एनईपी लाए हैं, क्या लाए हैं, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे, तो उसके अनुकूल नहीं होगा ये। शिक्षा का क्या, प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी क्या, हानियां। अब लेकिन कुछ सुझाव भी हैं, शिक्षा के निजीकरण के संबंध में कुछ सुझाव भी बताना है आपको। सबसे पहला क्या है, आपको स्थायी यानी परमानेंट, और क्या है, योग्य, योग्य बोले तो आपके कैपेबल जो शिक्षक की नियुक्ति करना पड़ेगा आपको। ठीक है, परमानेंट और क्या, एफिशिएंट एजुके टीचर की क्या करनी पड़ेगी आपको, नियुक्ति करनी पड़ेगी। समावेशिता की भावना का विकास डेवलप करना पड़ेगा आपको, सभी को समान शिक्षा देना पड़ेगा। तीसरा लिख लीजिए आप, सुस्पष्ट प्रशासनिक शिक्षा। ठीक है, ये क्या है, ये सब सुझाव के अंतर्गत जाएंगे। चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, सतत निगरानी, की आपको एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, राज्य के द्वारा इसकी, जब आप प्राइवेट करेंगे शिक्षा को। तो फिर लिख लीजिए, शिक्षा व्यय में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। ठीक है ना, कहा जाता है ना कि 6 से 6% एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट कितना करे, 1.2%। तो आपको ये अंतर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अतः इन आवश्यकताओं की बात है कि शासन निजीकृत शिक्षण संस्थानों की विकृति समस्याओं को समझे और उन्हें दूर करने के लिए यथोचित प्रयास करें, जिससे शिक्षा का निजी के क्षेत्र में शैक्षिक विकास एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभा सके। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा क्या, कंक्लूजन। ठीक, चलिए आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हुए। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिपीट में देख सकते हैं वीडियोस को। और हमारे सिनॉप्सिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एमसीएस क्लासेस न्यू कंटेंट 2024। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।